Hi guys, welcome back to MedPrep classes. I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC, and in today's lecture we will discuss about mutation. Mutation is a phenomenon which results in alteration of DNA sequences. अब म्यूटेशन सबसे पहले तो होती क्या है ये डिस्कस करते हैं पहले हम। म्यूटेशन क्या है कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, जैसे हमारा जो डीएनए होता है उसके ऊपर वो कुछ बेस पेयर से बना होता है। जैसे कुछ 4 तरह के बेस पेयर्स होते हैं मेनली, ए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ए होता है वो बाइंड करता है टी के साथ, जी होता है वो सी के साथ बाइंड करता है, सी जी के साथ बाइंड करता है एंड टी अगेन ए के साथ बाइंड करता है। ये ऐसे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ए है वो टी के साथ अटैच होता है, जैसे एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच होता है। ऐसे जी सी है ये आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं। सी जी अगेन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच एंड ए टी के बीच में दोबारा से डबल बॉन्ड होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये ऐसे बेस पेयर्स होते हैं प्रेजेंट डीएनए के अंदर। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया और ये ए और टी का एक बेस पेयर बन गया। ये एक सेकंड बेस पेयर है जैसे जी और सी का, ये सी जी का एक और थर्ड बेस पेयर है। ऐसे ये बेस पेयर्स हैं, 4 बेस पेयर मैंने यहाँ पे आपको वैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाए हैं। तो म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन होती है इन बेस पेयर्स में अल्टरेशन आ जाना, मतलब चेंजेस आ जाना। जैसे क्या होगा कि ए की जगह अब यहाँ पे जैसे ये पूरा एक बेस पेयर ही मिस हो सकता है डीएनए के सीक्वेंस के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगी, एक म्यूटेशन आ जाएगी पूरा एक बेस पेयर मिस होने से। दैट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ए टी अब दोबारा से एक और ए टी, जैसे अगला एक और डीएनए है, मतलब उसके अंदर क्या है, अगर डीएनए बन रहा है उसके अंदर म्यूटेशन से क्या है, जो 80 है वो डबल ट्रिपल टाइम ऐसे बार बार आ रहा है। जो मतलब ऐसे तो क्या होता है कि ये बेस पेयर्स होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिवली रिपीटेड होते हैं डीएनए में, लगातार नॉर्मली ये रिपीट होते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस जगह पे ये नहीं होने चाहिए उस जगह पे भी ये दोबारा से प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अब मैंने बोला था कि नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस है वो ये है, और अगर इस सीक्वेंस के अंदर एक बीच में जैसे ए टी और जी सी जो 2 बेस पेयर थे इनके बीच में एक ए टी दोबारा आ गया, तो ये क्या है, ये अब एक डुप्लीकेशन की कंडीशन हो गई, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया बेस पेयर, तो ये एक तरह की म्यूटेशन है। तो ऐसे कुछ डीएनए के अंदर चेंजेस आना उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन होगी, तो अगर जैसे ए और टी है बेस पेयर ये एब्सेंट है, तो ये जो पर्टिकुलर जीन है ये पूरा पूरा ये अफेक्ट होगा, और इस जीन से जो आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद में जो प्रोटीन बनेगा वो भी इफेक्ट होगा। और अगर प्रोटीन अगर अफेक्टेड होगा तो उससे क्या होगा, जो फिनोटाइप होगा ऑर्गेनिज्म का वो अफेक्टेड होगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन अगर आपने डिटेल में स्टडी कर लिया मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को, तो ये इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन इज अ फेनोमेनन विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था पहला कि ये ए और टी बेस पेयर था पूरा, ये गायब हो गया, तो डीएनए का सीक्वेंस जो रहेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे जैसे लगा लो इससे पहले क्या था, टी डबल बॉन्ड ए प्रेजेंट था। अगर ये 80 बीच में से ये टी डबल बॉन्ड ए इससे पहले प्रेजेंट है, जैसे ये 5 बेसिस का एक जीन बन रहा है, तो अगर ये ग्रुप ए डबल बॉन्ड टी सेकंड नंबर पे है, ये अब ये अगर गायब हो जाए और ये 4 बेस पेयर ही प्रेजेंट रहे, तो पूरा जीन का सीक्वेंस है वो ही खराब हो गया, जिससे जो प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन के बाद में उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और जिससे प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी है वो लगभग प्रोटीन की बनी हुई है, तो हमारे फिनोटाइप पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप। जीनोटाइप में तो ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि एक पूरा गायब ही हो गया, एंड फिनोटाइप पे इफेक्ट पड़ेगा इन द ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA। अब जो डीएनए के अंदर वेरिएशन आती है, मतलब जो
हम बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन आगे कुछ नए कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेट होते जाते हैं, वेरिएशन जिन्हें हम बोलते हैं, वो कुछ तो म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं और मेनली वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। क्योंकि लिंकेज में तो क्या था कि सेम जो एक ही जीनोम है, एक सिंगल जो डीएनए है उसका एक सिंगल अलील के ऊपर जो जीन्स थे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएं, उसे हम लिंकेज बोलते थे। रिकॉम्बिनेशन में इंटरमिंगलिंग हो जाती है जिससे न्यू कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं दैट लीड्स टू वेरिएशन। एंड म्यूटेशन में तो बिल्कुल नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो इसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। अब क्या बोलते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं वो ज़्यादातर म्यूटेशंस क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, सम आर बेनिफिशियल्स ऑल्सो। And now let us discuss in detail. One DNA helix run continuously from one end to the other in each chromatid and in a highly supercoiled form. Therefore, loss, deletions और gain मतलब duplication या insertion मतलब एक नए ग्रुप का ऐड हो जाना, और डुप्लीकेशन जैसे अब ये A डबल बॉन्ड T के बाद में एक दोबारा से A डबल बॉन्ड T यहाँ पे इनके बीच में और आ जाए, यहाँ पे इस जगह, तो नया डुप्लीकेशन हो जाएगा ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। एंड सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज एंड एबरेशंस। अब मेन बात पूरी कहानी क्या है, ये है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ये एक सीक्वेंस था डीएनए का, ये एक पूरा सीक्वेंस है डीएनए का। अब यहाँ पे अल्टरेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है कि ए डबल बॉन्ड टी है ये पूरा गायब हो जाए, इसके अंदर एक नया बेस पेयर ऐड हो जाए, तो इंसर्शन और डुप्लीकेशन में कुछ ऐड हो जाता है और डिलीशंस में कुछ रिमूव हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, कुछ जो डीएनए का ये सीक्वेंस है इसके अंदर चेंज आ जाते हैं, और डीएनए का सीक्वेंस है यही डिसाइड करता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर वो प्रोटीन को पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पा रहा है प्रॉपरली, तो उससे कुछ एबरेशंस, कुछ एबनॉर्मलिटीज, कुछ डिसीजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारी बॉडी में, और उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स में, हमें यही चीजें देखने को मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, in addition to the above, mutation also arise due to a change in a single base pair of DNA। अब मैंने बोला था सिंगल बेस पेयर में चेंज आने से भी म्यूटेशंस आ सकती हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन जिन्हें बोला जाता है। क्लासिकल एग्जांपल इसका क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। एंड डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या होती हैं, जैसे ना अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ए था, यहाँ पे क्या है, टी है, ये सी है, ये जी है, ये टी है, और यहाँ पे मैंने अगेन लगा लिया, यहाँ पे जैसे सी है। ओके, और यहाँ पे अब ए के साथ कौन बाइंड करता है, टी बाइंड करता है, टी के साथ ए बाइंड करता है, सी के साथ जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन होती है इनके अंदर, जी के साथ सी, टी के साथ अगेन ए, एंड सी के साथ अगेन जी। ओके, अब यहाँ पे मैंने ए और टी के बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ए और टी के साथ दोबारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गए यहाँ पे। ये हमने कंडीशन देख ली। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, ये हमारा डीएनए था, ये जो मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई है ये हमारा डीएनए है, और डीएनए के ऊपर ये कुछ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब क्या है कि अब हम जैसे आगे जेनेटिक कोड पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये चीजें समझ आएंगी कि यहाँ पे ना जैसे अमीनो एसिड बनाना है, जैसे हमें कोई अमीनो एसिड, तो अमीनो यहाँ पे जो ये डीएनए है, ये सबसे पहले ये डीएनए जो होता है ना, इसका सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन, एक रेप्लिका बनती है जिससे डीएनए है वो टू स्ट्रैंड्स, टू जो प्रोजेनी डीएनए होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, और उसके बाद में क्या है, रेप्लिकेशन का फेनोमेनन तो ये होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो एक सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, जैसे ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, जैसे ये वाला,
जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ये सब चीजें आपको अगले चैप्टर में समझ आएंगी। ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है सपोज, तो इसके ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बनाएगा, एक mRNA बनाएगा, और वो mRNA बाद में क्या ट्रांसलेशन के अंडर को जाएगा। ट्रांसलेशन होने के लिए जैसे ये अब एक mRNA है, अब ट्रांसलेशन होने के लिए क्या है, जैसे इसके ऊपर ये A U C G ये जीन्स प्रेजेंट है, जैसे C हो गया एंड अगेन A हो गया, ये जीन्स नहीं है, ये एक तरह से कोडोन्स प्रेजेंट हैं। तो 3 कोडोन का एक पेयर बनता है, 3 कोडोन का पेयर बन गया। अब बाय चांस अगर मैं मेरा यहाँ से ये वाला अब ये कोडोन है AUC, ये क्या है, एक किसी अमीनो एसिड को कोड करता है पर्टिकुलर, और ये भी किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। अब बाय चांस ये मेरा U बीच में से मिस हो जाए, तो ये सीक्वेंस ACG है, ये अब तीनों बनाएंगे एक अमीनो एसिड। तो इससे बोलते हैं पहले कुछ अलग अमीनो एसिड बनना था, अब कुछ अलग अमीनो एसिड बनना है। तो ये पूरा पूरा फ्रेम है, जैसे AUC से अब ACG पे आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि U बीच में से मिस हो गया था, तो इसलिए ACG अब आपस में तीनों मिलके एक कोडोन बनाएंगे और जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ये कंडीशन होती है, ये एक तरह का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा फ्रेम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, भाई बीच में कोई चीज मिस हो गई, जैसे ये ATC ये तीनों हैं, अगर बीच में से ये T मिस हो गया तो ACG आ जाएगा। अगर बाय चांस ये दोनों मिस हो गए तो AGT ये तीनों मिलके एक पर्टिकुलर कोडोन के लिए कोड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. अब कुछ chemicals होते हैं, कुछ physical factors, biological factors होते हैं जिनकी वजह से mutations होती हैं, और उन factors को क्या बोला जाता है, mutagens. Mutation causing agents are known as mutagens, and UV radiation is a common example of mutagen. ठीक है, इसकी बहुत सारी mutations होती हैं, it is a mutagen. Okay. I hope you understand some of my points. पहले आप मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर कवर कीजिए, उसके बाद में ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब वो एक जनरेशन टू जनरेशन आगे क्या है ट्रांसमिट होते जाते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। और उन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री मतलब एक हम फैमिली ट्री चार्ट बनाते हैं, उसके थ्रू हम जो डिसीजेज हैं वो वन जनरेशन टू आगे आगे स्प्रेड होते जा रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं, उसे हम उस फैमिली ट्री के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब फैमिली ट्री को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स चाहिए कि इसके थ्रू हम ये पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है फैमिली का वो हम लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर से हम किसको डिनोट करते हैं, मेल मेल इंडिविजुअल को, सर्कल इज फीमेल, एंड देन दिस वर्टिकल स्क्वायर दिस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये हमारे जो जो नॉर्मल होंगे उन्हें हमने सीधा ड्रॉ कर दिया, जैसे स्क्वायर से मेल को, सर्कल से फीमेल को, ये हो गया सेक्स अनस्पेसिफाइड। अब इन्हें हमने कलर्ड शो कर रखा है डार्क कलरेशन के अंदर, तो ये क्या है अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ये एक जो कलर्ड स्क्वायर है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये अफेक्टेड मेल को डिनोट कर रहा है, सर्कल है वो अफेक्टेड फीमेल को, एंड दिस इज showing sex and specified person of the family which is affected। अब ये हमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेटिंग मैरिज की कंडीशन दिखा रखी है। अब जो यहाँ पे अगर डबल लाइन शो कर रखी हो तो ये कंडीशन है कंsanguineous मेटिंग, मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग की कंडीशन यहाँ पे शो कर रखी है, एंड दैट इज वेरी एक हार्मफुल मेटिंग कंडीशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर कई सारी म्यूटेशंस आ सकती हैं और वेरी सीवियर कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर्स प्रोजेनी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अब यहाँ पे हमें मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड दिखा रखे हैं। ये टू पेरेंट्स, उनका एक सिंगल चाइल्ड अफेक्टेड सन, क्योंकि दिस इज मेल एंड कलर में शो कर रखा है तो मतलब अफेक्टेड है, डिसीज है। और ये हमें क्या दिखा रखे हैं, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग दिखा रखे हैं, ठीक है।
अब ये सारे जो सिंबल हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे सिंबल, इन सिंबल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहले आपको ये सिंबल्स थोड़े से मेमोराइज रखने होंगे दिमाग में, उसके बाद में आपको पेडिग्री अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो ये सारा डिस्कशन हो गया आज का। जो आगे पेडिग्री एनालिसिस है इसे मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करूंगी। ओके, and this is all for today. I hope you understand some of point and all of it makes sense. Thank you guys. We will meet soon in the next video.